हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमएससी फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ तक कि मुझे पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेम से हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए। बस कुछ टॉपिक्स रह गए थे यूनिट 5 से, तो वो मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो अभी हम इसको कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम के वालों के लिए। तो अगर आपको कोई लग रहा है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ से आप मुझे बता दीजिएगा कि एक टॉपिक छूट गया है, तो वो मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको फिर जल्दी से। उसके बाद में फिर हम आगे की सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरे को यहाँ पर मेरे पास एक सिलेबस रखा हुआ है, देखिएगा। तो मैंने यहाँ से HSB प्रिंसिपल भी आपको करा दिया, हार्डनेस सॉफ्टनेस भी। तो ये थ्योरेटिकल वाला बच गया था हमारा, और ये लुईस एसिड बेस रिएक्टिविटी अप्रोक्सीमेशन, तो इसमें से और मेटालर्जी वाली, ये 2-3 टॉपिक मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री के और सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ आपको। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये आपसे बोलूँगी सब लोगों से कि अगर आपने वो HSB प्रिंसिपल का टॉपिक नहीं देखा है तो उसको जाकर आप सबसे पहले देख लीजिएगा। उसको आप देखेंगे तो आपको ये जो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद ही फिर ये टॉपिक स्टार्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, HSAB संकल्पना मतलब क्या है, हार्ड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की जो संकल्पना है को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से ये 3 चीज़ें हैं, तीन थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी और आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग थ्योरी, सेकंड नंबर में है पॉइंट बॉन्डिंग थ्योरी, और थर्ड नंबर में है पिटजर्स थ्योरी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बेस बेस के मध्य इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड के कारण होता है, तथा एसिड एसिड इंटरेक्शन सहसंयोजन बंध के कारण होता है। यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ मैं कि देखिएगा, हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स जब स्टेबिलिटी कब होता है, जब देखिए हार्ड हार्ड एसिड के हार्ड बेस के साथ होगा, ठीक है, या फिर सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ होगा। तो जब मतलब कि बेस बेस का और एसिड एसिड की जब रिएक्शन होती है तो वो क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी का बेस बेस के साथ, चाहे वो बेस एसिड हो, बेस एसिड हो या बेस जो भी हो, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो इसी में उसमें यही कह रहा है कि भैया बेस बेस का मतलब कि बेस हार्ड का हार्ड बेस के, और हार्ड हार्ड एसिड का हार्ड और हार्ड बेस का, जब भी दोनों में, जबकि बेस बेस का जब भी आपस में रिएक्शन होगी, या एसिड एसिड की जब भी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगर बेस बेस का हो रहा है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, उसमें आयनिक बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है। मतलब बेस बेस में जो रिएक्शन होगी वो किसके कारण होगी, आयनिक बॉन्ड के कारण होगी। और अगर एसिड एसिड के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो वो किसके कारण होगा, सहसंयोजक बंध के कारण होगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, मतलब कि यहाँ पर देखिए, ये हार्ड एसिड की होगी हार्ड बेस के साथ, ठीक है। वैसे ही सॉफ्ट किस होगी, सॉफ्ट एसिड के साथ और सॉफ्ट बेस के साथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कि हार्ड के साथ ही होगी, मतलब हार्ड एसिड के हार्ड बेस के साथ होगी, या हार्ड बेस की हार्ड एसिड के साथ होगी। उसी तरह सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ होगा, सॉफ्ट बेस का सॉफ्ट एसिड के साथ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब कि मतलब कि बेस बेस का जब भी रिएक्शन होगा, ठीक है, आपस में, तो वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड के कारण होगा। और अगर एसिड एसिड की रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा, सहसंयोजक बंध के कारण होगा, ठीक है। इतनी बात आई, मतलब कि बेस बेस की रिएक्शन किसके साथ होती है, आयनिक बॉन्ड के कारण होती है। और अगर एसिड एसिड की इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, वो सहसंयोजक बंध के कारण होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब स्पष्ट है कि हार्ड एसिड अपने छोटे आकार तथा उच्च धनात्मक आवेश के कारण कठोर क्षार के साथ आयनिक बंध बनाता है, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि जो हार्ड एसिड है वो अपने छोटे आकार तथा उच्च धनात्मक आवेश के कारण, ठीक है, इसमें क्या होता है हार्ड एसिड में, यहाँ पर आपको गुण भी पता चल जाएंगे इसके कि हार्ड एसिड कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और उच्च धनात्मक आवेश वाले होते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वो कठोर क्षार यानी कि हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ आयनिक बंध बनाता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यह भी स्पष्ट है कि हार्ड एसिड इंटरेक्शन से बना यौगिक अस्थायी होगा क्योंकि इसके मध्य मजबूत आयनिक बंध नहीं बनता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है Li+, Na+, Ka+, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि आयनिक बंध बनाने वाले हार्ड एसिड तथा FeOH, O2 आयनिक बंध बनाने वाले कुछ कठोर क्षार है, ठीक है। ये क्या है, कुछ कठोर क्षार दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि स्थिर विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोलिस्टिक एनर्जी आयनों के मध्य की दूरी के प्रति लोमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा आयनों के मध्य की जो दूरी होती है, मतलब कि दोनों आयनों के मध्य की दूरी क्या होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है। अतः जितने छोटे आयन होंगे उनके मध्य आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। इसमें कहने का मतलब इनका ये है कि जितने छोटे आयन होंगे उनमें क्या होगा, उनमें आकर्षण उतना अधिक होगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि जो हार्ड एसिड होते हैं वो अपने छोटे आकार होते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या करें कि मृदु अम्ल यानी सॉफ्ट एसिड तथा सॉफ्ट क्षार बड़े आकार के होते हैं, जिनके कारण इनके मध्य पारस्परिक क्रिया मुख्य रूप से सहसंयोजी होती है, ठीक है। मतलब कि देखिए जो हार्ड में क्या होगा, उनके जो छोटे होते हैं क्या होते हैं, वो उनका आकार छोटा होता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और ये जो सॉफ्ट जो होते हैं, सॉफ्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है उनमें उनके मध्य सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि माइसन्स एंड काउरुकर्स ने माइसन एंड काउरकर्स ने 1967 में एक संबंध रिलेशन दिया जिसकी सहायता से कठोर तथा मृदु के विभेद किया जा सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक थे क्या, इनका नाम था माइसन और एक का काउरकर्स। उन्होंने 1967 में एक रिलेशन दिया जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट में विभेद किया जा सकता है, ठीक है, कि क्या हार्ड है और क्या सॉफ्ट है, इसमें आप डिफरेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक उनके बारे में दिया गया है कि जैसे कि एक समीकरण दिया है, समझ लीजिए कि P के बराबर माइनस लॉग के बराबर AX प्लस BY+C, ठीक है। तो इसमें क्या है, धातु लिगेंड बंध के वियोजन का साम्यावस्था स्थिरांक है। X तथा Y क्या है, यहाँ पर धातु आयनों का पैरामीटर है। और A भी क्या है, यहाँ पर लिगेंड के पैरामीटर है, ठीक है। और C इसमें है लिगेंड के लिए स्थिरांक है, जिसे P के मानों का इस प्रकार समायोजन किया जाता है ताकि सभी मान समान स्केल पर आए। और Y का मान यहाँ पर हार्ड एसिड के लिए है 2.8 और सॉफ्ट एसिड के लिए है 3.2 लगभग, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको। तो देखिएगा यहाँ पे एक स्केल से हम जब भी हम किसी का स्केल से जब हम हार्ड के बारे में या सॉफ्ट के बारे में, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या पदार्थ होते हैं वो मतलब कि अम्ल है या क्षार है, इसको ज्ञात करने के लिए स्केल की ज़रूरत होती है। और स्केल में जो पीएच मान होता है उससे हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो इसके लिए एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो अब इससे हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। इसको पता करने के लिए हमने एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर हार्ड एसिड में क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए लिथियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, तो इस तरह से ये 0.36 है, तो ये स्केल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि इधर के होंगे ये। तो स्केल्स में अगर इनके मान दिए गए हैं और ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये क्या है, हार्ड एसिड दिए हैं ये इनके एग्जाम्पल। फिर जो बीच के जो फॉर्मेशन मतलब कि जो सीमावर्ती अम्ल होते हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब मान लीजिए
यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा एक स्केल है मान लीजिए, तो यहाँ पर बीच में जो होंगे ये क्या कहेंगे, समावर्ती अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। इधर क्षार होंगे, इधर एसिड होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसी के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद में सीमावर्ती अम्ल में इतने टॉपिक्स सॉरी इतने पदार्थ होते हैं और सॉफ्ट एसिड में ये पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार कठोर क्षार से मृदु क्षार की तरफ बढ़ने पर बी का मान भी बढ़ता है, ठीक है। मतलब कि ये कठोर क्षार से मृदु क्षार की ओर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनका बी का मान बढ़ते रहता है, ठीक है। जैसे कि ये कम है, फिर इधर जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इनका मान बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि हार्ड एसिड है ये। अब जैसे जैसे कि हार्ड एसिड के मान कम है, अब ये सीमावर्ती में जो बीच में आ गई है तो ये इनका थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर सॉफ्ट एसिड में मतलब जैसे जैसे बढ़ेंगे, मतलब हार्ड एसिड से जैसे हार्ड एसिड से सॉफ्ट एसिड में जब जाएंगे तो इनके मान क्या है, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इतनी बताई समझ में। अब बेस बी का देखते हैं यहाँ पर। अब हमने बेस का देखेंगे। अब एसिड के बारे में तो पढ़ लिया हमने, अब ये बेस का दिया गया है कि यहाँ पे ये हार्ड बेस है और यहाँ पर सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर हार्ड एसिड और हार्ड बेस का निकाला है, वैसे ही ये क्या है, अभी हम हार्ड बेस का और हार्ड एसिड का देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, हार्ड बेस का और सॉफ्ट बेस का देख रहे हो। वहाँ पर एसिड एसिड का देखा था हमने, अब ये बेस बेस का देख रहे हैं। तो ये बेस बेस के एग्जाम्पल आपको पता चल गया यहाँ पर। अब आगे देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि हार्ड बेस के लिए बी का मान 3 से कम यानी सीमावर्ती 3 से 5, सॉफ्ट बेस के लिए 5 से अधिक होता है, ठीक है। मतलब कि सॉफ्ट बेस के लिए 5 से अधिक होगा। देखिए ना, ये 5.58 है, 7.17 है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बेस के लिए, और हार्ड बेस के लिए क्या है, 0 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए तथा एक्स की भी कठोरता के माप है। एक्स का सीधा संबंध धातु आयन की विद्युत ऋणता यानी नेगेटिविटी से है, अर्थात एक्स किसी धातु आयन की लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप है। अब आगे देखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है, जो हमने पढ़ी, उसमें आपको स्केल से नापते आ गया होगा कि कहाँ से क्या पीएच हार्ड एसिड और हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, इसको हमने पता चल गया। अब हम दूसरी जो थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, उसके बारे में देखते हैं। अब इसमें क्या रखा है कि यह सिद्धांत मुख्य रूप से चैट और तथा मोल्किन द्वारा दिया गया था। इनके वैज्ञानिक नाम क्या थे, मतलब कि इनके आपको वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेने। फर्स्ट वाली जो थ्योरी थी उनके वैज्ञानिक नाम क्या थे, माइसन एंड काउरकर्स, ठीक है। और अब क्या है, जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है उनके वैज्ञानिक नेम क्या है, चैट तथा मुल्किन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं सॉफ्ट एसिड में अधिक संख्या में लूजली बॉन्ड बाहर डी इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं तथा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है। साथ ही कुछ सॉफ्ट बेस जैसे PaAs Si आदि में खाली डी कक्षक पाए जाते हैं। अतः धातु आयन यानी सॉफ्ट एसिड अपने डी इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड सॉफ्ट बेस के खाली डी कक्षक के दान कर मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो सॉफ्ट एसिड में जो अधिक संख्या में लूजली बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो डी इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं तथा ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है इनकी ऑक्सीकरण निम्न होते, साथ ही कुछ सॉफ्ट बेस जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं खाली डी कक्षक में पाए जाते हैं, ठीक है। अतः धातु आयन यानी सॉफ्ट एसिड अपने डी इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड सॉफ्ट बेस के खाली डी कक्षक में दान कर देता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होती है और साथ ही तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, खाली डी कक्षक में पाए जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन के लिगेंड जो होते हैं सॉफ्ट बेस की खाली डी कक्षक में दान कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मेटल लिगेंड में पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब इसी प्रकार CO और Cl आदि असंत्र मृदु यानी सॉफ्ट लिगेंड भी अपने खाली पड़े पाई स्टार एमओ विपरीत बनती पाई आणविक कक्षक में मैंने मोल में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर मृदु धातु आयन के साथ Ml सोडियम मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि खाली ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ग्रहण करके मतलब कि दूसरे जो आयन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, मेटल और लिगेंड में पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि हार्ड एसिड में टाइटली बॉन्ड बाहरी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, साथ ही खाली डी कक्षक भी पाए जाते हैं जिनकी ऊर्जा अधिक नहीं होती। इस प्रकार हार्ड बेस जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के आदि के पास पूर्णतः भरे एन ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं तथा लिगेंड अपने पी इलेक्ट्रॉनों को धातु आयन के खाली डी कक्षक में दान कर लिगेंड मेटल पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको इतना सब कुछ में इसमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि जैसे कि हार्ड एसिड में जो इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं उसमें खाली डी कक्षक होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ खाली डी कक्षक होती है और जो जो एन कक्षक होते हैं या कोई दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इनको जो खाली डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे क्या होता है लिगेंड और मेटल में पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये दिया गया है, यहाँ पर पूरी डी कक्षक है और ये क्या है, खाली डी कक्षक है। अब पूरी डी कक्षक से क्या हो जाता है, यहाँ पर डी कक्षक में के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। ये क्या करते हैं, आपने यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दे देता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये इनके साथ रिएक्शन हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस संयोजन यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाया गया है, ठीक है, कि डीपाई बंध का निर्माण कैसे होता है और डीपाई से पाई स्टार एमओ बंध निर्माण कैसे होता है, तो ये दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का, जो है पिट्जर्स थ्योरी। पिट्जर के अनुसार किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु अथवा समूह के मध्य लंदन प्रकीर्णन बल अर्थात वांडर वाल्स बल अणु को स्थापित प्रदान करता है। जो लंदन प्रकीर्णन का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया गया है, दिया गया है यहाँ पर। तो यह है ई एल बराबर -3/4 LA² अपॉन यहाँ पर R6 दिया गया है, ठीक है। तो जो पिट्जर एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु जो होते हैं अथवा समूह के मध्य लंदन प्रकीर्णन बल अर्थात वांडर वाल्स बल अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं अथवा जो समूह के मध्य जो बल होता है वो क्या करता है, अणु को स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। कौन से बल, लंदन प्रकीर्णन बल। तो इससे क्या होगा, लंदन प्रकीर्णन का मान पर लंदन प्रकीर्णन होता है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी भी अणु के परमाणुओं में तथा समूह के मध्य जब लंदन प्रकीर्णन बल हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, लंदन प्रकीर्णन का मान निम्नलिखित दिया गया है। तो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर ई एल मतलब क्या है, यहाँ पर लंदन डिपर्सन एनर्जी दी गई है। आई का मतलब है यहाँ पर लोनिजेशन एनर्जी है। ए मतलब है पोलराइजेबिलिटी और आर का मतलब है यहाँ पर परमाणु अथवा समूह के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। क्या करें कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि लंदन बल सबसे दुर्बल आकर्षण बल है जो कि R6 के विक्रमानुपाती होती है। समीकरण से यह स्पष्ट है कि यह बल अन्योन्य क्रिया करने वाले समूह की ध्रुवणता के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। अतः अन्योन्य क्रिया करने वाले समूह की ध्रुवणता आदि होने पर बड़ा आकार लंदन बल भी अधिक होगा। मतलब कि यहाँ पर ध्रुवता अधिक होने पर यानी बड़ाकार होने पर लंदन बल की भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब इस प्रकार ध्रुवीय यानी सॉफ्ट एसिड तथा ध्रुवीय यानी सॉफ्ट बेस से बने संकुल लंदन आकर्षण बल के कारण अतिरिक्त स्थायित्व होगा। मतलब कि यहाँ पे सॉफ्ट एसिड की जब सॉफ्ट बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वो स्वाभाविक सी बात है किसके कारण, जब इनके बीच में जो बल होगा, ठीक है, वो कौन सा बल होगा, लंदन आकर्षण बल, ठीक है। लंदन आकर्षण बल के कारण होता है। मतलब कि तो किस स्थायित्व, मतलब कि आपने क्या कहना चाह रही है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के रिएक्शन हो के बीच में जो बल लग बनता है, ठीक है, जो तो जब बल बनता है वो बल का नाम क्या है, लंदन आकर्षण बल है। और इसी लंदन आकर्षण बल के कारण जो क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्थायित्व होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि बड़े अधिक ध्रुवणीय समूह के मध्य लंदन बल छोटे क्रम ध्रुवणीय समूह के मध्य लंदन बल से अधिक होता है। इस प्रकार सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस से प्रति
बंधुता स्पष्ट है, मतलब कि AgCO Hg आदि क्या है छठा आखिरी गैस विन्यास वाले सॉफ्ट एसिड की ध्रुवणता शक्ति अधिक होती है, जिससे यह अधिक ध्रुवणता वाले सॉफ्ट बेस को ध्रुवित कर देती है, जिससे धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य आंशिक सहसंयोजन गुण आ जाता है और संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिया गया है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैंने इतने सारे नोट्स बना दिए हैं आपको, इतना सारा आपको नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। बार बार वही चीज़ दी गई है यहाँ पर, तो मैंने आपको समझाने के लिए, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इतना सारा लिख दिया है। ये पाइप बॉन्डिंग थ्योरी में भी एक ही चीज़ को बहुत बार समझा गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो तीनों में से आपको जो भी अच्छे समझ में आए उसको आप देख लीजिएगा, और उसके बाद में फिर ये आकृति वगैरह बनाकर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है, क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है, हमको यहाँ पर हमको स्केल्स पता चल जाता है कि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस कितना इसके मान कितने होंगे, कहाँ से कितना होता है, कितना पॉइंट रखेंगे तो हार्ड एसिड हार्ड बेस होगा, या हार्ड बेस सॉफ्ट बेस होगा, ठीक है, या हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड होगा, या सीमावर्ती अम्ल क्या होंगे। तो ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको आपको पूरा याद करना है। बाकी के जो दो थ्योरीज जो दी गई हैं, पाइप बॉन्डिंग थ्योरीज हो गई और पिल्जर्स थ्योरी हो गई, तो उसको आप इसमें इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से ये तीनों ऐसे, मतलब कि यहाँ पर तीनों में एक ही चीज़ समझाई गई है, ठीक है, मतलब कि अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश किया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। काफ़ी ईजी सा, मुझे काफ़ी ईजी सा टॉपिक लगा। सो आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।